हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। जैसे कि हम जानते हैं ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम चैप्टर में पहुंच चुके थे। एक बार जो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा उसको रिवाइज करके हम जो है आज के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि कोयला और पेट्रोलियम क्या होते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने कहा कि ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार के संसाधन होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं। हमने कहा था कि हम जो है जो भी चीजों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन सभी को क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। ठीक, अब दूसरी चीज हमने कहा था कि संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो इसमें भी हमने क्या देखा था कि संसाधन के क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो संसाधन जो मानव निर्मित होते हैं, यानी कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। और दूसरे संसाधन जो हमें नेचुरली मिलते हैं, यानी कि प्रकृति में मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हमने पढ़े थे, जैसे कि जल है, वायु है, कोयला है, पेट्रोलियम है। ये सारे ही क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। साथ ही मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं, जैसे कि बस है, ट्रेन है, या कोई हमारे बिजली के चलने वाले उपकरण हैं, इसके अलावा रेल है। ये सारे ही हमारे क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो हमने यह पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन के प्रकार बताइए। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरे हमारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक, इनमें हमने क्या पढ़ा था कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन है, जो है हमारे पास सीमित मात्रा में नहीं होते। ठीक, जो क्या होते हैं, असीमित मात्रा में होते हैं, जिनका हम जितना भी उपयोग करें वो समाप्त नहीं होते। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, हम कितना भी उपयोग करें वो समाप्त नहीं होता, उत्पन्न होता रहता है। और जैसे कि हमारे पास है सूर्य के प्रकाश के अलावा वायु है, तो वायु भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हम वायु को कितना भी उपयोग करें ये समाप्त नहीं होती। दूसरी तरफ हमारे पास समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, और दूसरी चीज जिनका अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे प्राकृतिक संसाधन है तो ये भी प्राकृतिक संसाधन, लेकिन किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अगर हम अति उपयोग इनका करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक, चलो इतनी बात तो हो गई थी। अब आगे हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, जो हम जिनका उपयोग करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो हमारे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय प्रयासों से। जो प्रकृति से मिलते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो मानवीय प्रयासों से हमें मिलते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक, तो ये हमारी परिभाषा है। संसाधन वे सभी भौतिक सामग्री तत्व हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक, भौतिक सामग्री है या तत्व हम कह सकते हैं, एलिमेंट हम कह सकते हैं, जिनका उपयोग क्या करते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक, ये भी हमने पढ़ लिया कि दो प्रकार के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। यानी कि इनएग्जॉस्टेबल यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है और समाप्त होने वाले संसाधन को गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा था कि फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिए थे। जो जो हमारे सजीव प्राणी होते हैं उनके मृत अवशेषों से जो बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से बनते हैं, यानी कि जो हमारे सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हो गए? जैसे कि हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे ही हमारे क्या है? जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये सब ही जो है मृत अवशेषों से बनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला। अब जो है कोयले के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोयला क्या है? देखने से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि क्या है, काले रंग का है, कठोर है। किसकी तरह कठोर है? पत्थर की तरह कठोर है। ईंधन के रूप में खाना पकाने में काम आता है, उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आता है, रेल इंजनों में ईंधन के रूप में काम आता है। उसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने के लिए तापीय शक्ति संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। कहाँ? विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो हमारे क्या होते हैं? तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं, वहां पर उपयोग किया जाता है। तो ये हमने कोयले के बारे में पढ़ा था कि अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन। रेलों में क्या किया था? भाप बना करके इंजन को चलाने में काम किया उपयोग आता था। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो हमारे क्या होते हैं? तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं, वहां पर उपयोग किया जाता है। चौथी चीज हमने पढ़ी थी कि उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में भी ये ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे अच्छे से। फिर लास्ट में हम पढ़ रहे थे स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोयले की कहानी। वैसे तो हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार और हम क्या करेंगे? इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो है हम चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कोयले की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था? जो हमारे निचले जलीय क्षेत्र थे, ठीक है, 300 मिलियन वर्ष पूर्व हमारे निचले जलीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो हमारे ये घने वन जंगल थे, वो किसमें हो गए? मृदा में दब गए। ठीक, अब जब ये मृदा में दब गए तो धीरे धीरे इनके ऊपर और मृदा आई, जिससे कि ये संपीड़ित हो गए। अब ज्यादा मृदा इनके ऊपर आने से ये संपीड़ित हो गए और गहराई में चले गए। और गहराई में जाने की वजह से वहां पर क्या हो गया? तापमान बहुत ही ज्यादा था, तापमान क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक, तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये जो मृत पेड़ पौधे थे ना, ये जो मृत पेड़ पौधे वन जंगल थे, ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक, किसकी वजह से? उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण मृदा के अंदर गहराई में ये जो पेड़ पौधे थे, ये जो मृत पेड़ पौधे थे, ये जो मृत वनस्पति थी, ये धीरे 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 किसमें परिवर्तित हो गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। और यही प्रोसेस, यही जो प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण, यानी कि कार्बनाइजेशन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। एक बार फिर से हम इसका रिवाइज कर लेंगे कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा। 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि जो हमारे क्या थे? लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज यानी कि जो हमारे निचले जलीय क्षेत्र थे। ठीक है, क्या थे? जो हमारे निचले जलीय क्षेत्र थे, वहां पर क्या था? डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे। अब ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, ये जो हमारे फॉरेस्ट थे, वन थे, जंगल थे, ये मृदा में दब गए, मिट्टी के अंदर क्या हो गए? दब गए। ठीक है, जब ये मिट्टी के अंदर दब गए, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, अब धीरे धीरे क्या हुआ? इनके ऊपर और मिट्टी क्या हुई? जमती गई। जब इनके ऊपर मिट्टी जमती गई तो दे आर कंप्रेस्ड, ये क्या हो गए? संपीड़ित हो गए, कंप्रेस हो गए। ठीक, जब ये कंप्रेस हो गए, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। अब क्या हुआ? जब ये और गहराई में चलेते गए, जब ये संपीड़ित हो गए तो और गहराई में चले गए, और गहराई में जाने की वजह से वहां पर क्या हो गया? जो तापमान था वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब उच्च तापमान, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये जो मृत वनस्पति थी, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली किसमें कन्वर्ट हो गई? किसमें परिवर्तित हो गई? कोयले में परिवर्तित हो गई। और यही जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया? यही जो प्रोसेस है जहां पर ये जो मृत वनस्पति है, ये कोयले में परिवर्तित हो रही है, इसे ही कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण, यानी कि कार्बनाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है।
ठीक, इसे ही कार्बनीकरण कहा जाता है। अब जो है आप इसे एक बार देखिए, इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम जो है कोल के बारे में और चीजें पढ़ेंगे। चलिए, तो नोट आपने कर लिया होगा, समझ आपको आ गई होगी कोयले की जो भी हमारी कहानी थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्या है, कोयले की खान है, अ कोल माइन। कोयले की खान, तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस पिक्चर में, वो क्या है, हमारी कोयले की खान है। अब कोयला क्या है, कोयला मुख्यतः किससे बना है? देखो, कोयला जो है मुख्यतः कार्बन से बना है। किससे बना है? कार्बन से बना है। किससे बना है? कार्बन से बना है। मतलब कोयले में क्या है, अगर हम देखें तो कोयले में क्या है, कार्बन है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब अभी हमने क्या पढ़ा था कोयले के बारे में? अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोयला जो है किससे बना है? जो हमारे मृत वनस्पति होते हैं, ठीक है, जो मृत वनस्पति है उनके फिर अवशेषों से कोयला बनता है। ठीक, मृत वनस्पति से बना है। जब ये मृत वनस्पति से बना है तो इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन, यानी कि फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। किसको? कोयले को। ठीक, अब कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कार्बन को जब हम क्या करते हैं, वायु में गर्म करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन को वायु यानी कि ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन हम क्या, वैसे तो एयर, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है प्रेजेंस। ठीक, तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या हम कह रहे हैं कि वायु में गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी एक बहुत ही हानिकारक गैस है। हानिकारक गैस है। ठीक, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, बहुत ही हानिकारक गैस है। ठीक है, अब जो है देखो, जब हम किसी भी फ्यूल को यानी कि किसी भी ईंधन को जलाते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी ईंधन को जला रहे हैं या किसी भी चीज को हम जलाते हैं ना, तो मुख्यतः वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकलती है। पहली चीज ये हो गई। अब जो है जब हम ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, यानी कि सांस लेने की जब हम प्रक्रिया करते हैं, तो अंदर इनहेल तो हम ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। क्या करते हैं? एक्सहेल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। तो देखो, कोई फ्यूल जलता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब हम एक्सहेल करते हैं, जो है ना, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उनको हम क्या करते हैं, अंदर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं उससे, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर एक प्राणी तो है नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक, और बहुत जगहों पर क्या फ्यूल बर्न हो रहा है, बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्या रहता है, निकलता रहता है। जैसे कि फैक्ट्रीज में जो है धातु कार्बोनेट्स के साथ जो है एसिड को मिला दिया जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर तो रिएक्शन चलती रहती है। जो हमारे धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट होते हैं उनको अम्ल के साथ मिला करके वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी जगहों से निकल रही है, इतने स्रोत हैं इसके, इतनी जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और हम कह रहे हैं ये गैस क्या है, हानिकारक है, और इसकी मात्रा तो बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, है ना। तो पूरे इन्वायरमेंट में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बैलेंस है और ऑक्सीजन गैस भी क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी कमी नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा है एक रिलेशनशिप की वजह से। कौन सा रिलेशनशिप? जो प्लांट्स एंड जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि हम कहें ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उस वजह से। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जिसको प्लांट्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, प्लांट्स यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। अब
प्लांट जो है ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से एक ये साइकिल हमारे बीच में बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए जो है इसकी मात्रा ज्यादा अधिक भी नहीं होती, इसीलिए जो है इनका जो है एक बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस क्या है, मेंटेन्ड है हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हमें नेचर को और ज्यादा अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और कम से कम डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना कम से कम करना चाहिए। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब कोयले के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अभी हमने उसकी कहानी पढ़ ली, पहले हमने उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने कोयले की कहानी यानी कि स्टोरी ऑफ कोल पढ़ी। अब जो है कोयले के बारे में कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए, तो एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, अब कोल में जो है मुख्यतः क्या होता है, क्या पाया जाता है, मुख्यतः कार्बन पाया जाता है। ठीक, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, और जो हमारी क्या होती है, ये बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है, धीमी प्रक्रिया होती है। कौन सी धीमी प्रक्रिया, जिसमें जो हमारी मृत वनस्पति है, मृत वनस्पति है, वो किसमें परिवर्तित होती है, कोयले में परिवर्तित होती है। किसमें, मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित होती है, उसे क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, जब हम कोयले की स्टोरी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने यही पढ़ा था कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारी मृत वनस्पति है वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, वहां पर हमने पढ़ ली थी। आगे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एज इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, जैसे कि हमें पता है कि ये जो हमारी वनस्पति है उसके अवशेषों से बनती है। किससे बनती है, कोयले की बात यहाँ पर हो रही है। ये कोयला जो है हमारे वनस्पति के अवशेषों से बनता है, इसीलिए इसे कोयले को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ठीक, अब चौथी चीज, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोयले को जब हम वायु में गर्म करते हैं, क्या करते हैं, वायु में गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, वायु में जब हम इसको गर्म करते हैं तब ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई कोयले के बारे में। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमने डिस्कस करे कि जो मृत वनस्पति होती है जब वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होती है तो उसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरी चीज, जो ये कोयला है ये मृत वनस्पति के अवशेषों से बना है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी कि कोयले को जब हम वायु में गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़ी, तो ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, कोयले के बारे में कुछ और चीजें हमने पढ़ी, तो ये आपको समझ भी आ गई होंगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कोयला कि क्या प्रोसेसिंग जब होती है तब क्या होता है, कोयले की प्रोसेसिंग होती है तब क्या होता है। देखो, कोयले को जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे जो है हमें 3 चीजें देखने को मिलती है। एक मिलता है इससे कोक, कोल तार और कोयला गैस। ये 3 चीजें हमें देखने को मिलती है मुख्यतः। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले कोक के बारे में पढ़ते हैं। अब कोक क्या है, एक टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस।
यानी कि ये एक काला सरंध्र पदार्थ है। ठीक है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह क्या है? क्या है पहला पॉइंट? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर कोल की बात कर रहे हैं कि ये क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक। अब अगली चीज, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। अब कोक जो है इसे कहाँ पर यूज किया जाता है? इस्पात के निर्माण में यूज किया जाता है। उपयोग किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है कोक को? इसका उपयोग जो है इस्पात के निर्माण में किया जाता है और कई धातुओं के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। ठीक है। और भी कई धातु, सबसे पहले तो स्टील के यानी कि इस्पात के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है और धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। धातुओं को एक्सट्रैक्शन जो करते हैं, निष्कर्षण की जो प्रक्रिया होती है, वहां पर भी हमारा कोक का यूज किया जाता है। ठीक। चलिए, तो इतना ही था कोक के बारे में। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, 3-4 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसे एक बार अगर हम लिख लें तो कोक क्या होता है? देखो, हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है ये? कठोर। कोक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज ये क्या है? कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। ठीक। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि यह कार्बन का क्या है? लगभग शुद्ध रूप है। क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। अब हम कह रहे हैं उपयोग के बारे में। इसके उपयोग क्या होते हैं? अब उपयोग में भी क्या है? दो उपयोग जो हमने पढ़े कि इस्पात के निर्माण में, ठीक, इस्पात के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। धातुओं के निष्कर्षण में यानी कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर ये था हमारा कोक के बारे में, जो अभी तक हमने पढ़ा कि कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। ठीक। दूसरी चीज, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक। तीसरी चीज, इसका उपयोग जो है इस्पात के निर्माण में किया जाता है। और चौथी चीज, इसका उपयोग जो है धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है। चलिए, चाहे तो आप इसे नोट कर लें या पीछे आप जो लिखा था उसे नोट आपने कर लिया होगा। चलिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कोक के बारे में आप जान चुके हैं कि कोक क्या होता है। ठीक। क्या इसका जो है प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, उपयोग क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोल तार। अब कोल तार क्या होता है? देखो, कोल तार तो आपने कई जगह देखा होगा। जब क्या होता है, रोड होती है ना, रोड का जब निर्माण होता है तो उस समय कोलतार हम देखते हैं। जब हम जा रहे होते हैं कहीं, तो रोड का निर्माण कहीं अगर रास्ते पर हो रहा है तो कोलतार हमें देखने को मिलता है। तो कोलतार लगभग सबने देखा होगा। ठीक। लगभग सबने ये कोलतार देखा होगा। अब इस कोलतार को देख करके क्या समझ आ रहा है कि ये इसका रंग क्या है? काला रंग है। ठीक है। गाढ़ा है। तीसरी चीज क्या है? ये देखो, द्रव है एक प्रकार का, है ना? लिक्विड ही तो है, द्रव है एक प्रकार का। ये हमें इसको देखने से ही पता चल रहा है। तो ये क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो इसके भौतिक गुण है वो यही है, जो हमें देखने से ही पता चल जाते हैं। ठीक। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। यानी कि ये गाढ़ा काला द्रव है और इसकी गंध कैसी है? अप्रिय गंध है। ठीक
ठीक है। अप्रिय गंध यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है, इसकी स्मेल ऐसी है जो किसी को प्रिय नहीं। चलिए अगली चीज, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, यानी कि ये लगभग, ये क्या है जो ये हमें कोलतार देखने को मिल रहा है ना, ये लगभग क्या है 200 पदार्थों का मिश्रण है। 200 पदार्थों का मिश्रण है, ठीक। लगभग क्या है, ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। अब तीसरी चीज, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर। अब कोलतार से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या उत्पाद हमें कोलतार से मिलते हैं। सबसे पहले सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स यानी कि जो औषधियां होती हैं, एक्सप्लोजिव यानी कि जो हमारे विस्फोट होते हैं, परफ्यूम्स यानी कि जिन्हें सुगंध कहा जाता है, पेंट तो सब जानते हैं, और रूफिंग मटेरियल यानी कि जो छत निर्माण की जो भी हमारी सामग्री होती है उसे रूफिंग मटेरियल कहा जाता है, ठीक। तो क्या क्या मिलते हैं हमें, जो सिंथेटिक डाइज होती हैं, दूसरी चीज जो हमारे ड्रग्स यानी कि औषधियां होती हैं, विस्फोट होते हैं, सुगंध होती है यानी कि जिसे हम परफ्यूम कहते हैं, रूफिंग मटेरियल यानी कि छत निर्माण की जो सामग्री होती है, साथ ही साथ पेंट और भी कई अन्य चीजें जो हैं हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं, अन्य उत्पाद यहाँ से बनते हैं, ठीक। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स आपने देखे होंगे, सबके घरों में रहते हैं। नैप्थलीन बॉल्स यानी कि जो कपूर की गोलियां होती हैं, जिनको रखते हैं ना कपड़ों के अंदर रखते हैं, बेड के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं कपड़ों के अंदर, ताकि जो कीड़े हैं, कीट जो हमारे होते हैं, मॉथ जो होते हैं, उनको क्या करती हैं ये गोलियां भगा देती हैं, उनकी स्मेल से वो भाग जाते हैं ना सारे जितने भी कीट होते हैं। तो जो ये नैप्थलीन बॉल्स होती हैं यानी कि जो कपूर की जो गोलियां होती हैं, जो रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट, जो कीटों को और मॉथों को भगाने के काम आता है, और ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार, ये भी जो है कोलतार से ही मिलता है, कोलतार से ही ये भी हमें क्या होता है, कोलतार से ही ये भी प्राप्त होता है। तो कोलतार से लगभग कई सारी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, कई सारी चीजें बन रही हैं कोलतार से, तो कोलतार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक। तो कोलतार के बारे में आप ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, और साथ ही साथ इन्हें अपने थोड़ा माइंड में भी रखिए, हो सके तो लिखते लिखते आप जो है थोड़ा बहुत इसे याद कर लीजिए। चलिए तो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने कोयले के बारे में क्या पढ़ा कि कोयले की प्रोसेसिंग से हमें तीन चीजें मिल रही हैं, कोलतार, कोलतार कोक और कोयला गैस, ठीक है। तो इसमें से कोक के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोलतार के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बाकी कोयला गैस है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।